प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 12th में बायोलॉजी में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम, इस लेसन के विषय में हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कई सारे क्वेश्चन कर दिए। और अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंस अंतर वाला। और अंतर वाला क्वेश्चन जो है ये यहाँ आ जाओ, एक्सो न्यूक्लियेज तथा एंडोन्यूक्लियेज में अंतर बताइए, आपको यही लिखना है। तो इसमें जो है आप लिखेंगे एक्सो न्यूक्लियेज डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड खंडों को अलग करते हैं, एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। यानी एक्सोन्यूक्लियेज डीएनए के सिरे से जो न्यूक्लियोटाइड हैं उन खंडों को अलग करते हैं और एंडोन्यूक्लियेज डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर उनको वे काटते हैं। तो ये बस इतना अंतर आपको लिखना है। इसके बाद हम मात्र इस लेसन के एक या दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में पहुँचेंगे जल्दी से। यहाँ क्वेश्चन देख लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए, या प्लाज्मिड्स के 4 प्रमुख गुण लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आगे देखते हैं क्या है। प्लाज्मिड्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका उपयोग क्या और कहाँ होता है, या प्लाज्मिड्स क्या हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, या प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या प्लाज्मिड क्या है PBR 322 पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यह है इस तरीके से। अब आ जाओ प्लाज्मिड्स जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। यह एक दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है जो केंद्रकाभ के बाहर स्थित होता है। प्लाज्मिड्स की प्रतिकृति स्वतंत्र होती है, यानी किस प्रकार की इनकी प्रकृति होती है, स्वतंत्र होती है। जीवाणु प्लाज्मिड में केवल कुछ ही जीन होते हैं जो कई बार लैंगिक जनन से संबंधित होते हैं। जो जीवाणु प्लाज्मिड होते हैं उसमें कुछ ही जीन होते हैं जो अनेकों बार लैंगिक जनन से जुड़े होते हैं। इन जीनों की जीवाणु कोशिका की अन्य जैव प्रक्रियाओं में कोई भूमिका नहीं होती, केवल जनन प्रक्रिया से ही संबंधित है। जैव प्रक्रिया में किसी प्रकार की इन जीनों की कोई भी भूमिका नहीं होती। इनमें उपस्थित जीन्स प्रतिरोधी पदार्थों के निर्माण, जो इनमें जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्रतिरोधी पदार्थ होते हैं शरीर में उनका निर्माण करते हैं, किण्वन आदि क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। अनियंत्रित प्रतिकृति गुण होने के कारण 2 प्रकार के प्लाज्मिड्स अभी तक ज्ञात हैं। कौन कौन हैं? एकल प्रतिलिपि प्लाज्मिड्स, ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृति करके केवल एक ही प्रतिलिपि बनाते हैं। नेक्स्ट है बहुप्रतिलिपि प्लाज्मिड्स, यानी ये अपने जैसी अनेकों प्रतिलिपि यानी अनेकों कॉपियाँ, अनेकों जैसे फोटोकॉपी कहते हैं, प्रतिलिपि फोटोकॉपी वो तैयार कर सकते हैं। ये प्लाज्मिड्स प्रतिकृति करके एक से अधिक प्रतिलिपियाँ बनाते हैं। इस प्रकार की एक जीवाणु कोशिका में परिणाम स्वरूप 10 से 12 प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। कभी कभी इनकी संख्या 1000 तक भी हो सकती है। ऐसे प्लाज्मिड्स का उपयोग क्लोनिंग साधन के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड्स की एक विशेषता है कि इसका डीएनए विजातीय डीएनए खंड से जुड़कर भी दूसरी कोशिका में प्रवेश करने की क्षमता बनाए रखता है। और यहाँ बस इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम इस लेसन का केवल एक क्वेश्चन करेंगे, वो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे केवल एक। और एक बात और ध्यान से सुने मेरे प्यारे बच्चों कि जो 12th के फार्म हैं छात्रवृत्ति के स्कॉलरशिप वाले, वो जल्दी जल्दी अपने भर लीजिए। कोई भी बिना ऐसा बच्चा न रहे जो स्कॉलरशिप के फार्म से वंचित हो जाए। तो अपने फार्म भर लीजिए, यदि आपको ज्ञात है तब भी, यदि न ज्ञात है तब भी। जीनी अभियांत्रिकी यानी प्रौद्योगिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो सीधा आपको यही बताना है बस, जीनी अभियांत्रिकी क्या है यानी प्रौद्योगिकी क्या है और मनुष्य के लिए लाभदायक विभिन्न क्षेत्रों में इसके क्या प्रयोग हैं, उदाहरण के साथ बताना है। या फिर जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, इसे पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख करें। या फिर जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, या फिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग बताइए, या फिर जैव प्रौद्योगिकी के किन्हीं 2 उपयोगों का वर्णन
कीजिए। तो क्वेश्चन आपको पता ही है, किसी तरीके से भी आपके पास घुमा फिरा कर ये आते हैं। तो आपको सभी प्रकार से परीक्षा के अंदर तैयारी करके जानी है। आगे भी है इसमें, यह है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। चिकित्सा अथवा कृषि क्षेत्र में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की उपयोगिताएं लिखिए। या फिर जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपयोग बताइए। या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, इसका कोई एक उपयोग लिखिए। या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग पर एक टिप्पणी लिखिए। या फिर चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बताइए। तो किसी तरीके से भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेकिन आपको हमेशा उसके आंसर के लिए रेडी रहना है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर आ जाए। तो यहाँ से आइए प्रारंभ करते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग या जीनी अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी की बात है या प्रौद्योगिकी। तो आओ इसके विषय में जानते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियांत्रिकी किसी भी नाम से आ सकता है, को जीन क्लोनिंग भी कहते हैं। जीन क्लोनिंग आ जाए तो भी यही बनेगा। जीवों में समलक्षणी गुणों में परिवर्तन हेतु आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, हटाना या ठीक करना आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है, क्योंकि डीएनए अणुओं में जोड़ तोड़ जीनी अभियांत्रिकी का आधार होती है। इसे पुनर्संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। तो जीन अभियांत्रिकी में आनुवांशिक पदार्थ का हेर फेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जाता है, यानी जो पहले से निर्धारित लक्ष्य होता है उसी की ओर उसका निर्देश होता है। अर्थात जीवों के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में जोड़ तोड़ करके उनके दोषपूर्ण आनुवांशिक लक्षणों के जीन को हटाकर उनके स्थान पर डीएनए में उत्कृष्ट लक्षणों के जीन्स को समाविष्ट करना ही जीनी अभियांत्रिकी है। तो आपकी समझ में आ गई होगी, चूँकि पीछे से भी आपने इसके विषय में बहुत पढ़ा है। जीनी अभियांत्रिकी यानी जीनी इंजीनियरिंग, यानी मान लीजिए, चलो मनुष्य को छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा इसको पीछे जाते हैं। पीछे आपने पढ़ा है, मेंडल के वो नियम पढ़े हैं, उसमें जो है तरह तरह के उसने प्रयोग किए हैं मटर पर। तो मान लीजिए जो छोटा पौधा है जिसका बीज झुर्रीदार है, गोल है, छोटा है, तो उसको जब बड़ा करेंगे तो उसका जो संकर कराएंगे तो उसी तरीके का जो पौधा होगा दूसरा जो बड़ा होगा तो उससे उसका संकर कराएंगे। यानी कि उसके अंदर जो कमियां हैं, इसी तरीके से नई नई फसलों की नस्ल तैयार होती हैं। जो पीछे वाली फसल में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता है जीनी यांत्रिकी के द्वारा, और एक नई फसल तैयार की जाती है या नई नस्ल तैयार की जाती है। तो इस तरीके से ये जीनी अभियांत्रिकी में ये अब ऐसा संभव हो सकता है। अभियांत्रिकी इस तकनीकी में 2 डीएनए अणुओं को सर्वप्रथम कोशिका केंद्रक से पृथक किया जाता है। जो डीएनए का अणु है उनको जो कोशिका का केंद्रक होता है उससे अलग किया जाता है सबसे पहले, जब इस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और एक या अधिक प्रकार के विशेष एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उनके टुकड़े किए जाते हैं। और जो विशेष प्रकार का एंजाइम होता है उसके द्वारा जो टुकड़े करने वाला होता है टुकड़े किए जाते हैं। इसके बाद इन टुकड़ों को इच्छानुसार जोड़कर कोशिका में पुनरावृत्ति व जनन के लिए पुनः स्थापित कर दिया जाता है। और फिर इन टुकड़ों को जनन के लिए वहीं कोशिका में फिर से स्थापित कर दिया जाता है। संक्षेप में जीन क्लोनिंग या आनुवांशिक इंजीनियरिंग विदेशी डीएनए के एक विशिष्ट टुकड़े को कोशिका में स्थापित करना होता है। बस संक्षेप में आप सीधा समझ लीजिए, जीन क्लोनिंग हो गई या आनुवांशिक अभियांत्रिक हो गई या जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, वो जो है वो जो विदेशी डीएनए यानी बाहर से लिया गया डीएनए के एक विशिष्ट टुकड़े को कोशिका में, और जहां हमने नई नस्ल तैयार करनी है उसकी कोशिका में बाहर से लिए गए उस डीएनए के टुकड़े को उसकी कोशिका में अच्छी नस्ल वाले डीएनए के टुकड़ा बाहर से लेते हैं। और जहां हमें अच्छी नस्ल तैयार करनी होती है जिस पौधे में या जिसके अंदर भी जंतु के अंदर भी, तो उसकी कोशिका में उसको स्थापित कर देते हैं। यानी उसमें अच्छी नस्ल के गुण, जो नई नस्ल तैयार हो उसमें उस अच्छे वाली नस्ल के गुण आ जाए। तो ये है, अब ये संभव है। और इस पर जो है अलग से ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग एक अलग से ही स्टडी की जाती है, और ये इसका बायो के अंतर्गत अलग से डिपार्टमेंट हो गया, पहले संभव नहीं था। हर बार मुझे लगता है कि आपकी समझ में इसमें से काफ़ी कुछ आ गया होगा। आर्बर ने बैक्टीरिया कोशिकाओं में
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नामक ऐसे पदार्थ की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जो किसी भी बाह्य डीएनए को विशिष्ट टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक तीव्र रसायन का कार्य करता है। यानी आर्बर नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्हें जो बैक्टीरिया जो जीवाणु वाली कोशिकाएं हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम जो रेस्ट्रिक्शन यानी तोड़ने वाला है, ऐसे पदार्थ की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की जो किसी भी बाह्य डीएनए यानी बाहर से जो लिया गया डीएनए है उसको विशिष्ट टुकड़ों में तोड़ने के लिए एक तीव्र रसायन का कार्य करता है। उसको विशिष्ट टुकड़े में तोड़ देता है और एक अत्यधिक तीव्र रसायन का कार्य करता है। जो बाहर से कोशिका विदेशी कोशिका है उससे जो टुकड़ा लिया गया, यह न्यूक्लिक अम्ल की फॉस्फेट शर्करा बद्धता को तोड़ता है। किसी बैक्टीरिया पर जब कोई विषाणु आक्रमण करता है तब यह प्रक्रिया उसमें रक्षा स्थल का कार्य करती है, और जब विषाणु उस पर आक्रमण करता है तो यह प्रक्रिया उसमें रक्षा स्थल का कार्य करती है, यानी उसकी रक्षा करती है। स्मिथ ने ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विलगित किया और सन 1971 में नेथन्स ने बंदर के ट्यूमर विषाणु SV40 के डीएनए को तोड़ने के लिए एक एंजाइम का उपयोग किया। अभी इनको समझते जाइए किसने क्या क्या किया, किस वैज्ञानिक ने क्या किया। और सन 1978 तक लगभग 100 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी तोड़ने वाले जो एंजाइम है या निर्बंधन एंडोन्यूक्लिएज विलगित करके लक्षणित किए जा चुके थे। यानी 1978 तक ऐसे 100 के विषय में मालूम हो चुका था। इस प्रकार इसकी खोज सन 1970 में आर्बर, नेथन्स एवं स्मिथ ने की। इसके लिए उन्हें वर्ष 1978 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला। इसी से जीन अभियांत्रिकी की नींव पड़ी, यहीं से जीन अभियांत्रिकी की नींव पड़ी। यानी जीवों में इस प्रकार की इंजीनियरिंग, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार जीवों में यानी परिवर्तन करना, ताकि अगली जो नस्ल है जीन में परिवर्तन करके या दूसरे प्रकार के जीन स्थापित करके आने वाली जो नस्ल है वो इच्छानुसार तैयार की जा सके। तो ये शायद आपकी टॉपिक समझ में आ गया होगा। और थोड़ा इसमें और रह रहा है प्यारे बच्चों, तो ये बेटा हम कल ही कर पाएंगे, आज ये संभव नहीं होगा क्योंकि और भी वीडियो बनानी होती हैं। थैंक यू।